मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पहले से ही बताया जा चुका है, रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको 3 से 4 पेज कम से कम रीडिंग करना है और उसके बाद पुनः फिर से वो रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखना है। वो वीडियो देखने के बाद फिर से आपको क्या करना है, जितनी वीडियो जहां तक पढ़ाया गया है उतना तक आपको रीडिंग कर लेना है और उसका आधारित जो कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको देखना है। कुछ आपको लग रहा है कि इस पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लें तो लिख सकते हैं, ऐसे फिर भी पीडीएफ में भेजा जा रहा है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लंदन की सफाई। लंदन को साफ सुथरा बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। भीड़ भरी बस्तियों की भीड़ कम करने, खुले स्थानों को हरा भरा बनाने, आबादी कम करने और शहर को योजना अनुसार बसाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई। इसी तरह की आवासीय समस्याओं से जूझ रहे बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की तर्ज पर अपार्टमेंट्स के विशाल ब्लॉक बनाए गए, लेकिन टेनमेंट्स की वजह से यहाँ की समस्या विकट की थी। यहाँ पे टेनमेंट्स की वजह से क्या था, यहाँ की समस्या बहुत विकट था। मकानों की भारी किल्लत के असर को काबू करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया। सबसे पहले क्या किया गया, किराया नियंत्रण, मतलब ज्यादा दिक्कत था लोगों को मकान मिलाने का और कुछ लोग मकान का किराया बहुत ज्यादा लेते, तो उस पर काबू करने के लिए नियंत्रण में लाया गया। 19वीं सदी के औद्योगिक शहरों में घुटने भरे भीड़ भड़के ने देहाती साफ हवा की चाह बढ़ा दी थी। लंदन और पेरिस के बहुत सारे अमीर तो देहात में अवकाश गृह बनाने को खर्चा उठा सकते थे, पर यह विकल्प सबके पास नहीं था। मतलब कुछ लोग चाहते थे स्वच्छ हवा, और वो स्वच्छ हवा कहाँ मिलेगा, देहात में। देहात में कुछ लोग ऐसे थे जो अपना घर बनाने के लिए पैसा था, तो कुछ लोग इसमें खर्च नहीं उठा सकते थे। शहर के लिए नए फैक्ट्रियों का इंतजाम करने की बात उठने लगी। लंदन के गिर्द हरित पट्टी आदि विकसित करके देहात और शहर के फासले को काटने का प्रयास किया गया। मतलब कुछ लोग जो देहात जाकर अपना स्वस्थ हवा ले सकते थे, अब शहर में भी कुछ जगह पार्क वगैरह बना के ऐसा किया गया। अच्छा, वास्तुकार और योजनाकार एवेंजर हावर्ड ने गार्डन सिटी यानी बगीचों का शहर की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने एक ऐसे शहर का खाका खींचा जहां पेड़ पौधों की भरमार हो और जहां लोग रहते भी हों, काम भी करते हों। उनका मानना था इस प्रकार बेहतर नागरिक तैयार करने में भी मदद मिलेगी। हावर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड आनविन और बैरी पार्कर ने न्यू आर्जविक नाम से एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया। इसमें साझा बाग बगीचे, खूबसूरत नजारों का इंतजाम किया गया था। हर चीज को बड़ी बारीकी से सजाया गया था, लेकिन ऐसे मकानों को तो केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे। मतलब जो बड़ा बड़ा हवादार जिसमें गार्डन वगैरह थे, तो उसको कौन खरीद सकता था, बहुत खाते पीते, मतलब बहुत पैसे वाले। विश्व युद्ध के दौरान 1919-1940 मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश राज्य ने अपने ऊपर ले ली। मतलब बहुत सारे जो विश्व युद्ध के दौरान में जो मजदूर वर्ग थे उनको आवास का इंतजाम करने का ब्रिटिश सरकार, मतलब ब्रिटिश का जो राजा थे वो, और ऊपर ले ली। और स्थानीय शासन के जरिए 10 लाख मकान बनवाए गए। इनमें से ज्यादातर एक परिवार के रहने के लायक छोटे मकान थे। ज्यादातर मकान जो कैसा था, एक परिवार रह सकता था। इस दौरान शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल अपने काम तक नहीं जा सकते थे, पैदल कहीं अपने काम तक नहीं जा सकते। शहर के आसपास आनी उप शहरी बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अनिवार्य हो चुकी। मतलब जो सार्वजनिक व्यवस्था था, सरकारी व्यवस्था था, वो अब धीरे धीरे अनिवार्य हो चुका था कि अपना कोई गाड़ी से आन जान न करे, सरकारी व्यवस्था से करे। अब एक शहर में आवागमन, शहर लोगों को उपनगरीय बस्तियों से शहर तक लाने के लिए यातायात की सुविधा नहीं है, तो भला लोगों को शहर छोड़कर उपनगरीय गार्डन आबादियों में जाकर रहने के लिए कैसे तैयार किया सकता था। लंदन के भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को एक हद तक हल कर दिया था। इसके जरिए भारी संख्या में लोग शहर के भीतर बाहर आ जा सकते थे। मतलब बहुत सारे लोग जो है अपनी आवास की समस्या के कारण रेलवे से या कहीं और चीज से जो है बाहर आ सकते थे आवास से, और साथ ही साथ मतलब गांव भी जा सकते थे। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहली खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया था। भूमिगत रेल जो मेट्रो रेल अपना जैसे कलकत्ता में है, उस तरह का रेलवे पहला बार 10 जनवरी 1863 को किया गया था इंग्लैंड में। और यह लाइन लंदन की पैडिंगटन और
फैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। पहले ही दिन 10,000 यात्रियों ने इस रेल में यात्रा की। इस लाइन पर हर 10 मिनट में अगली गाड़ी आ रही थी। 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था और उसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करने लगे थे। शुरू के भूमिगत यात्रा की कल्पना से लोग डर जाते थे। इस बारे में अखबार के एक पाठक ने इस शब्दों को में चेतावनी दी। मतलब भूमिगत रेलवे के बारे में बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा डर जाते थे, लेकिन इस बारे में उस समय के अखबार में ऐसा चीज का वर्णन है। मैं जिस डब्बे में बैठा था वो पाइप पीते मुसाफिरों से भरा हुआ था। डिब्बों का माहौल सल्फर, कोयले की धूल और ऊपर लगे गैस के लैंपों से निकलती गंध से अटा हुआ था। हालत ये थी कि जब हम मुरगेट स्टेशन पहुंचे तब तक श्वसन अवरोधन और गर्मी का अधमरा हो चुका था। मेरा मानना है कि इन भूमिगत रेलगाड़ियों को फौरन बंद कर दिया जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरनाक था। मतलब अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय एसी टाइप का नहीं था। बहुत सारे लोग का मानना था कि इन लौह दैत्यों ने शहर के ऊपरी अफरा तफरी और अस्त व्यस्तकार या माहौल को और बढ़ा दिया है। निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले बेशक विनाश के बारे में चार्ल्स डिकेंस ने डॉम्बी एंड सन में लिखा है। यह बात को लिखा है क्या? मकान गिरा दिए गए, सड़कों को तोड़कर बंद कर दिए गए, जमीन में गहरे गड्ढे और खाइयां खोद दी गई, चारों तरफ बेहिसाब मिट्टी और धूल के अंबार लगा दिए गए। अधूरेपन की 100,000 शक्ल और पदार्थ सामने थे। उलट पुलट अपनी जगह अदलते बदलते जमीन में धंसे हुए थे। मतलब जो ये मेट्रो स्टेशन बना, ये भूमिगत रेल जो बना, उसमें बहुत सारा उलट पुलट हुआ। तकरीबन 2 मील लंबी रेलवे लाइनें बिछाने के लिए औसतन 900 घर गिरा दिए गए थे। मतलब मात्र 2 मील लंबा रेल लाइन बिछाने के लिए 900 घर को गिरा देना था। इस प्रकार लंदन में बनी ट्यूब रेलवे के कारण लंदन के गरीबों को बड़ी संख्या में उजारा गया, खासतौर पर 2 विश्व युद्ध के बीच। जो पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध था उसके बीच में। बहरहाल इन सारी अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे एक जबरदस्त कामयाबी साबित हुई। 20वीं सदी आते आते न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो जैसे विशाल महानगर अपनी सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के बिना नहीं रह सकते थे। नतीजा ये हुआ कि शहर की आबादी और बिखरने लगी। सुनियोजित उपनगरीय इलाकों और अच्छे रेल नेटवर्क की बदौलत बहुत सारे लोगों के लिए मध्य लंदन में बाहर रहते हुए रोज काम पर आना आसान हो गया। भूमिगत रेलवे थोड़ा स्पीड चल रहा था और उसमें उनको आना जाना जो है लोग दूर में भी रहकर अपना काम के लिए कारखाना जा सकते थे। इस नई सुविधाओं ने सामाजिक ऊंच नीच को कमजोर किया तो नए किस्म के विभेद भी पैदा कर दिए। इन बदलावों से लोगों के घरेलू और सार्वजनिक जीवन पर क्या असर पड़ा? क्या उनका सभी सामाजिक समूहों के लिए एक जैसा महत्व था? क्या सबको एक जैसा महत्व था? सबके लिए एक जैसा देखा जा रहा था? देखते हैं शहर में सामाजिक बदलाव। देखते हैं शहर में सामाजिक बदलाव क्या हुआ। 18वीं सदी में परिवार उत्पादन और उपभोग के साथ साथ राजनीतिक निर्णय लेने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण इकाई था। औद्योगिक शहर में जीवन के रूप रंग ने परिवार का उत्पाद्यता और स्वरूप को पूरी तरह बदल डाला। मतलब वहाँ पे जो परिवार में राजनीतिक निर्णय जैसा जैसा लिया जाता उसके अनुसार और औद्योगिक शहर जैसे जैसे बन रहा था उसके अनुसार सब चीज परिवार का जो रूपरेखा था वो बदल दिया। परिवार के सदस्य के बीच अब तक जो बंधन थे वे ढीले पड़ने लगे। जो एक परिवार में संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे तो उसमें अब क्या हो गया? ढीला पड़ने लगा। मजदूर वर्ग में विवाह संस्थान टूटने की कगार पर पहुंच गई। दूसरी ओर ब्रिटेन के उच्च एवं मध्य वर्ग की औरतें अकेलापन महसूस करने लगी थी। हालांकि नौकरानियों के आ जाने से उनकी जिंदगी काफी आसान हो गई थी। ये नौकरानियां बहुत मामूली वेतन पर घर का खाना बनाती थी, साफ सफाई काम करती थी और बच्चों का देखभाल भी करती थी। वेतन के लिए काम करने वाली औरतों को अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण था। विशेष रूप से निम्नतर सामाजिक वर्गों की महिलाओं का अपने जीवन पर अच्छा खासा नियंत्रण था। बहुत सारे समाज सुधारकों का मानना था कि एक संस्था के रूप में परिवार टूट चुका है। इस आशंका को दूर करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि घर से बाहर जाकर काम करने वाली औरतों को दोबारा घर की चारदीवारी में भेज दिया जाए। मतलब यहाँ पे जो है समाज सुधारक का मानना था कि एक संस्था के रूप में परिवार टूट चुका था।
अब लेकिन इस आशंका के बाद धीरे धीरे जो है औरतों का दोबारा घर की चारदीवारी में भेजा गया, क्योंकि अब उनको काम करने के साथ साथ जो है उनके साथ रहने वाली नौकरानियां भी रह गई। शहर में मर्द, औरत और परिवार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शहर पुरुषों और महिलाओं दोनों में व्यक्तिवाद की एक नई भावना पैदा कर रहा था। सामूहिक मूल्य मान्यताओं से दूर जाने लगे थे, जो कि छोटे ग्रामीण समुदायों की खासियत थी। परंतु इस नई शहरी परिधि में पुरुषों व महिलाओं की पहुंच एक समान नहीं थी। जैसे जैसे औरतों के औद्योगिक रोजगार खत्म होने लगे और रूढ़िवादी तत्व सार्वजनिक स्थान पर उनकी उपस्थिति के बारे में अपना असंतोष व्यक्त करने लगे, औरतों के पास वापस अपने घरों में लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। मतलब जैसे सब जगह जो है औद्योगिक रोजगार खत्म होने लगा, रूढ़िवादी तथा सार्वजनिक स्थानों पर उनकी उपस्थिति के बारे में बहुत सारा असंतोष व्यक्त होने लगा, तब औरतों के पास क्या था, एक ही बात कि अपना घर लौट जाए, है ना। सार्वजनिक परिधि केवल पुरुषों का दायरा बनती चली गई और घरेलू दायरे को ही औरतों के लिए सही जगह माना जाने लगा। 19वीं शताब्दी के ज्यादातर आंदोलनों जैसे चार्टिज्म यानी सभी वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार के पक्ष में चलाया गया आंदोलन 10 घंटे का आंदोलन, कारखाने में कम से कम काम के घंटे निश्चित करने के लिए चला आंदोलन, इसको 10 घंटे का आंदोलन कहते हैं, में पुरुष बड़ी संख्या में एकजुट हुए। औरतों में के मताधिकार आंदोलन या विवाहित औरतों के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलन के माध्यम से महिलाएं काफी समय बाद जाकर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हुई। राजनीतिक स्थिति में ये सब जो धीरे धीरे अब उनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला, ये सबसे इस तरीका से वो लोग भी अब राजनीति में खड़ा हो सकती है। 20वीं शताब्दी तक शहरी परिवार एक बार फिर बदलने लगा। इसके पीछे आंशिक रूप से युद्ध के दौरान औरतों का बहुमूल्य योगदान का भी हाथ था। युद्ध जब हो रहा था उस समय औरतें बहुत ज्यादा योगदान दी, है ना, और युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं को बड़ी संख्या में काम पर रखा जाने लगा था। इन परिस्थितियों में परिवार काफी छोटा हो गया। इस प्रकार क्या हुआ, परिवार में औरत पुरुष दोनों चले जा रहे हैं कहाँ, काम पे। घर में रहे कौन, बच्चे, तो घर का परिवार का क्या हो गया, बहुत छोटा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब परिवार वस्तुओं और सेवाओं के तथा विचारों के नए बाजार का केंद्र बिंदु बन चुका था। यदि नए औद्योगिक शहर ने सामूहिक श्रम के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए तो उसने रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में आमोद प्रमोद और मनोरंजन की समस्या भी खड़ी कर दी। मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारा सेवा में और बहुत सारा विचार में बाजार का केंद्र बिंदु बन चुका था, किस चीज के लिए, कि वहाँ परिवार भी कोई वस्तु है। नए औद्योगिक शहर में सामूहिक श्रम मतलब एक साथ मिलकर जो काम करने का था औरत मर्द के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए गए और उसने रविवार को और कोई छुट्टी था वो सब छुट्टी मिला के, ताकि दिनों में उन सब दिनों मतलब छुट्टियों के दिनों में वे लोग घूम फिर सके, मनोरंजन कर सके और लोगों का मनोरंजन करने के लिए जो समय मिला उसका उन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया, मतलब जो छुट्टी मिला उसका वो प्रयोग किस प्रकार किया। मनोरंजन और उपभोग। अमीर ब्रिटेन वासियों के लिए बहुत पहले से ही लंदन सीजन की परंपरा चली आ रही थी, मतलब सीजन के समय से ही परंपरा चली आ रही थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में 300 से 400 संभ्रातों परिवार के समूहों के लिए ऑपेरा, रंगमंच और शास्त्रीय संगीत आदि कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए जाते थे। मेहनतकश अपनी खाली समय पब या शराब घरों में बिताते थे। जो मेहनतकश थे और जो अपना खालीपन पूरा करने के लिए क्या करते थे, पब जाते थे या शराब घर जाते थे। इस मौके पर खबरों का आदान प्रदान भी करते थे और कभी कभी राजनीतिक कार्रवाइयों के लिए गोलबंदी भी करते थे और उसमें सब मिलकर गोलबंदी करते थे राजनीति के बारे में कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आम लोगों के लिए भी मन बहलाव के तरीके निकलने लगे। इनमें से कुछ सरकारी पैसे से शुरू किए गए, कुछ जो मन बहलाने का जो कुछ काम था वो क्या था, तो उसमें से कुछ जो था वो क्या हो गया, सरकार के पैसे से किया गया। 19वीं सदी में लोगों को इतिहास का बोध देने के लिए और लोगों को ब्रिटेन की उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए बहुत सारे पुस्तकालय, कला दीर्घाएं और संग्रहालय खोले जाने लगे। शुरुआती दिनों में लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में आने वाले लोगों को सालाना तादाद पर सिर्फ 15,000 थे। 2010 में इस संग्रहालय में प्रवेश शुल्क समाप्त कर दिया गया था, तो दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और 1824 से 25 में 1,27,643 दर्शक आए, जबकि 1886 तक दर्शकों की संख्या बढ़कर 8,25,901 तक पहुंची। मतलब ये सब जो है संख्या धीरे धीरे प्रगति करने लगा वहां जाने का। निचले वर्ग के लोगों में संगीत सभा काफी लोकप्रिय थी और 20वीं सदी आते आते तो विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों
के लिए सिनेमा भी मनोरंजन का जबरदस्त साधन बन गया। अब लोग मनोरंजन करने के लिए क्या करते, सिनेमा भी देखते थे। ब्रिटिश औद्योगिक मजदूरों को छुट्टी के दिनों में समुद्र किनारे जाने की सलाह दी जाती थी, जिससे वे खुली धूप और स्वच्छ हवा का आनंद ले सके। 1883 में ब्लैकपूल स्थित समुद्र तट पर सैर सपाटे के लिए आने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा थी और 1940 तक 70 लाख से ऊपर जा चुकी थी। मतलब इस तरह से लोगों घूमने का जो जगह था वहाँ पे लोग आने जाने में ज्यादा कर रहे थे, इससे उनका संख्या बढ़ रहा था। अब है तीसरा पॉइंट, शहर में राजनीति। 1886 में कड़ाके की सर्दी के दिनों में चारदीवारी के बाहर काम करना असंभव हो गया था। मतलब सब अगर सोचेगा कि ठंडा भी है और उसके अंदर चारदीवारी के अंदर हम सोचेंगे कि काम करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं था। तो लंदन के गरीब दंगों पर उतारू हो गए। असंभव जब हुआ तो क्या हुआ, लोग जो लंदन में गरीब थे वे लोग दंगा में उतर आए। उनकी मांग थी कि उन्हें भयानक गरीबी से आजादी दिलाई जाए। डेप्टफोर्ड से लंदन की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। 10,000 लोगों की भीड़ से भयभीत हो दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। 10,000 लोगों का भीड़ से भयभीत होकर क्या किए वो लोग, अपना दुकान बंद कर दी। जुलूस को तितर बितर करने के लिए पुलिस दुकानें बंद कर दी। जुलूसों को तितर बितर करने के लिए पुलिस बुलाई गई। इसी तरह का दंगा 1887 के आखिरी महीने में भी हुआ। इस बार पुलिस ने ज्यादा सख्ती दिखाई। इस पुलिस कार्रवाई को नवंबर 1887 को एक खूनी रविवार के नाम से जाता है। मतलब यह जो बड़ा आंदोलन हुआ उसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। 2 साल बाद लंदन के हजारों गोदी कामगारों ने हड़ताल कर दी और शहर भर में जुलूस निकाले। एक लेखक के अनुसार हजारों हड़ताली शहर भर में जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन न तो किसी की जेब कटी और न कोई खिड़की टूटी। 12 दिन तक चली हुई इस हड़ताल में मजदूरों की मांग थी कि गोदी कामगारों को यूनियन की मान्यता दी जाए। जो गोदी कामगार थे उनको उनके यूनियन को मान्यता मिले। इन उदाहरणों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि शहर में बहुत सारे लोगों को एक साथ राजनीतिक कार्रवाइयों में खींचा जा सकता था। इस प्रकार शहर की विशाल जनसंख्या एक अवसर में भी थी और एक खतरा भी था। शहरों में विद्रोह की आशंकाओं को कम करने और शहरों को सुंदर बनाने के लिए सरकारी तंत्र ने हर संभव उपाय किए। इस बात को पेरिस के बारे में दिए गए उदाहरणों को समझा जा सकता है। ऐसे इसके बारे में और ज्यादा समझने के लिए यहाँ पे ब्लू बॉक्स में पेरिस का उदाहरण समझाया गया है, उसके बारे में आप समझेंगे तो ज्यादा और समझ में आएगा। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम लोग इस चीज को पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस पर आधारित जो कुछ क्वेश्चन आंसर है इस लेसन में उसको देखिएगा बनाने का, ठीक है। और उसके बाद इसको रीडिंग करने के बाद आपका जो बात समझने की नहीं होती उसको अंडरलाइन करके रखिएगा, है ना। फिर गूगल क्लासरूम में जब आपका लेसन 6 आएगा तो उसमें आप पूछिएगा, ओके। और प्रत्येक दिन गर्म पानी पीना है, साथ ही साथ माँ पिताजी को प्रणाम करना है, ठीक है। बाय।